नंबर फिफ्थ हमारा जो फीचर और कैरेक्टर है कह सकते हैं आप, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ diverse individuals with different needs, and these individuals work for different departments such as finance, marketing, human resource administration, production, etc. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? यह हमें बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है। हम सब अलग हैं, हम सब अपने आप में यूनिक हैं, आप कह सकते हैं। हम सब एक जैसे नहीं हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बट स्टिल वी ऑल आर डाइवर्स इन नेचर। तो डाइवर्स इंडिविजुअल्स को कंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उनकी सबकी एक अलग ज़रूरतें हैं। एंड दीज इंडिविजुअल्स वर्क फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट में भी ये काम करते हैं। जैसे स्कूल में अगर देखें तो हमारे पास में दो तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं। जो एक तरीके के एम्प्लॉयज़ जो टीचिंग में टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो डिपार्टमेंट हमारे स्कूल में हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड प्रोडक्शन होता है। वी ऑल नो दैट प्रोडक्शन में गुड्स प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होता है, फाइनेंस में पैसे को सोर्स किया जाता है। हम इनको और डीप में इस साल पढ़ेंगे। आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट आज इस साल के अंत तक, मतलब इस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपके सिलेबस के एंड तक आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये सारे लोग एक ग्रुप में काम करते हैं। डाइवर्स नेचर के होने के साथ साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम होने के साथ साथ, ये ग्रुप है। एक ग्रुप यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब है सब अलग अलग, लेकिन सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और उन सब का एक ही गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट। और इसके लिए ये साथ मिलकर काम करते हैं, और इनमें कोऑर्डिनेशन होता है और टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये मैनेजमेंट कह सकते हैं हम, टास्क परफॉर्म करता है एज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो इनके बीच में डाइवर्स इंडिविजुअल्स के बीच में, जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इन सब में काफ़ी डिफरेंस होने के साथ साथ में इनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना मैनेजमेंट का टास्क है, एज वेल एज इनमें टीम वर्क क्रिएट करना मैनेजमेंट का टास्क होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कंसिडर होता है ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअल अपने आप में एक मैनेजर है, लेकिन इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता। सारे काम को परफॉर्म करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, जो डाइवर्स इन नेचर हो, एज वेल एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे हो। तो सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सो दिस इज ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। कैसे है डायनेमिक फंक्शन? तो एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो अब हमारा अगला चैप्टर होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। तो दीज ऑल कम्स अंडर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इनको पेस्टल भी बोलते हैं, PESTL, पेस्टल बोल सकते हैं, पेस्टल फैक्टर या पेस्टल मॉडल आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पेस्टल मॉडल। पेस्टल मॉडल होता है फैक्टर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करती हैं, जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी इनसे इंटरेक्ट करती हैं, और इसके कारण से क्या होता है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। अब उन्हें सर्वाइव एंड ग्रो तो करना ही, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव भी करना होता है एंड ग्रो भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल ज़रूर बदल लेने चाहिए, समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। गोल और प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, इन सब मतलब ये एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इनमें कुछ कुछ बदलाव हर साल हर बार किए जाते रहने चाहिए एज़ पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो एज़ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने देखा। सो मैनेजमेंट
इज अ डायनेमिक फंक्शन एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन होता है एज इट कीप ऑन चेंजिंग एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बदलाव के साथ साथ ये भी बदलता रहता है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो नोकिया का एग्जांपल बहुत अच्छा है। नोकिया एक समय पर मार्केट लीडर था, ये सब हम जानते हैं, पर आज नोकिया मोबाइल मार्केट से बाहर है, सेलफोन मार्केट से बाहर हो गया है, या अब वापस से वो ABCD कर रहा है। पहले जो मार्केट लीडर था वो अभी प्रेजेंस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आया था, एंड्रॉयड मोबाइल्स, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, जो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी ने नोकिया को ही अप्रोच किया था, बट नोकिया रिफ्यूजेस टू अडेप्ट दैट एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, जिसके कारण क्या डिसएडवांटेज हुआ कि नोकिया मार्केट से बाहर हो गया, बिकॉज उसने टेक्नोलॉजिकल चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिजिड बना रहा। लेकिन अगर वो वहाँ डायनेमिक होते हुए, एक डायनेमिक नेचर दिखाते हुए अगर उस एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को नोकिया एक्सेप्ट कर लेता, तो आज शायद नोकिया मार्केट लीडर होता। बट आज हम जानते हैं नोकिया मार्केट में है ही नहीं। ऐसे कई एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। पार्ले जी का एग्जांपल भी यहाँ पर हमें मिलता है। पार्ले जी एक समय पर मोर देन 80% इंडियन मार्केट शेयर पार्ले जी के हाथ में था, बट ड्यू टू रिजिड इन नेचर, रिजिडिटी, उन्होंने कुछ डायनेमिक चीज़ें नहीं की, कुछ भी नया नहीं किया, कुछ नया बदलाव नहीं कहीं किया, जिसके कारण से आज उसका मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है और ब्रिटानिया और अदर ब्रांड्स उस पर हावी हैं। तो ब्रिटानिया ने काफ़ी डायनेमिक चीज़ें की बाज़ार में। जैसे अगर हम देखें तो उसने केक लॉन्च किए, टोस्ट लॉन्च किए, और भी कई ब्रिटानिया के प्रोडक्ट आते हैं जो ब्रिटानिया ने लॉन्च किए। तो ब्रिटानिया ने शो किया डायनेमिक नेचर, जो कि पार्ले ने नहीं शो किया, जिसके कारण से पार्ले को अपना मार्केट शेयर लूज़ करना पड़ा। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो एक कोडैक करके पहले कैमरा आया करता था, उसने भी रिजिडिटी शो की, डायनेमिक फंक्शन या डायनेमिक नेचर नहीं शो किया, जिसकी वजह से आज वो मार्केट से बाहर है। एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर हेयर इन टर्म्स ऑफ दिस। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बने रहने के लिए मार्केट में अपने आप में बदलाव करते रहना चाहिए, जिससे कि वो सरवाइव कर पाए, ग्रो कर पाए बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से। जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, जिन भी उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अगर ढाल लेती है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो वो ग्रो और सरवाइव कर पाता है हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी। अब इस सब को हम बहुत डीप में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको ये डायनेमिक फंक्शन और ये सारे इन्वायरमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर है, तो आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा। सो दिस इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डायनेमिक क्यों है? बिकॉज इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स हैं। और इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव, and grow, an organization must change its goals and planning objective strategies etc as per environment time to time। टाइम पर एनवायरनमेंट के हिसाब से इन्हें अपनी गोल्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज बदल लेनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज ये बदलता रहता, अपने आप को चेंज करता रहता, बदलता रहता, यानी कि समय के हिसाब से, समय की देश काल परिस्थिति, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक टर्म में, स्पिरिचुअल वे में, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को चेंज करता रहता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। लास्ट फीचर और कैरेक्टर हम देख रहे हैं मैनेजमेंट का। ये इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा मैनेजमेंट के, उसका आखिरी फीचर है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल इट मीन जिसे हम देख नहीं सकते, ये हम क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंजिबल क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज़ एन इनविजिबल फोर्स। इनविजिबल, इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड। बस इसकी प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। वो प्रेजेंस हम कैसे महसूस करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी। अगर मैनेजमेंट है तो टारगेट अचीव होंगे,
मैंने एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहेंगे, सारा काम ऑर्डर में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ। ऑर्डर इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर हम आप जाकर देखिएगा, आई होप आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में। इट मीन्स मेन ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, इवन एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल जो हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसी की बात हो रही है यहाँ। तो ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन, अगर यहाँ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले तो ये हम समझ लेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम समझ लेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट है। बिकॉज अगर ये नहीं है इट मीन्स वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ सारा काम अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे चल रहा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा समय तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है ये, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इसकी प्रेजेंस हमें कैसे महसूस होगी? अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, ठीक है, ऑर्डरली और ऑर्डर है और कोऑर्डिनेशन है, वहाँ सब चीज़ें ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, सब कुछ चीज़ें व्यवस्थित हैं, और उन सब के बीच में एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इन द वर्क एनवायरनमेंट इन स्टेट ऑफ क्योस, मतलब किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न और भ्रमण, मतलब है ना, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है वहाँ, किसी भी प्रकार की कुछ भी परेशानी नहीं है उस सब के मतलब है ना। सो कह सकते हैं मैनेजमेंट की प्रेजेंस में मैनेजमेंट को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर टारगेट अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन है, उनमें टीम वर्क है, इट मीन्स मैनेजमेंट प्रेजेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं आप लोगों को देने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और हमने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, याद होगा आपको, पहला चैप्टर क्लास 11th नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैं वही ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो आप 11th में जो पढ़ा हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, वही सारे पॉइंट हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या हमने पहले डिस्कस किया था इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने क्लास 11th में इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव से डिस्कस किया था। इसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो जो हमने वहाँ मेंशन किया है वो सारे पॉइंट यहाँ आएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ नाम से क्लियर है, वहाँ सेम नाम से ही है, वो यहाँ पर भी आएगा। एंड पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो ये हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमने क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के नाम से पढ़ा था, और यहाँ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। तो आप ये भी प्रिपेयर अपने लेवल पे कर लीजिएगा, इट्स योर होमवर्क, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट। आगे के जो भी इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वगैरह जो अभी आएगा, वो सब हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को अभी शुरू किया है, मतलब अभी तक यहाँ ये चैप्टर हुआ है। तो आप लोगों का होमवर्क है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट करना। आगे जो भी पॉइंट्स इस चैप्टर के बच रहे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू।